बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए सेट के साथ नए अंदाज में जरगा के साथ सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इंतखाबात का वक्त करीब आने को है। कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए हैं, कागज़ात नामज़दगी की जांच पड़ताल भी हो गई और अब सियासी मैदान शायद वक्त के साथ साथ मज़ीद गर्म होता जाएगा। आज के जरगे में हम गैर जानबदार और मोतबर सहाफ़ियों के ज़रिए आपको मुल्क भर की सियासी सूरत हाल से आगाह करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस सूबे में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन कमज़ोर है, कहाँ पे इलेक्शन के लिए तैयारियां ज़ोरों पे हैं और कहाँ पे खामोशी है। और हमारी खुशकिस्मती है कि बड़े डिस्टिंग्विश पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जनाब हसन अयूब ख़ान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनके साथ है द वन एंड ओनली जनाब एजाज़ सईद साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रईस अंसारी साहब, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इस्माइल ख़ान साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर सहाफ़ी अब्दुल जब्बार नासिर साहब, और कोयटा से हमारे साथ होंगे जनाब शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। तो शहज़ादा साहब, मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को शिकायत रहती है कि उसको इग्नोर किया जाता है, तो हम आगाज़ बलूचिस्तान से करते हैं कि ये शिकायत ना रहें। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, किसकी इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों पे है, कौन कौन मैदान में है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है? हाँ। बलूचिस्तान में नून लीग जो है उन्होंने एक आगाज़ किया और उनकी लीडरशिप आई, तमाम लीडरशिप उनकी आई। मियां नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, मरीम नवाज़ आए और उसके दीगर जो है लीडरशिप वो इधर आए और उन्होंने इलेक्टेबल्स, बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया। ठीक है। और उसके बाद उसको देखते देखते पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, योम तासीस जो है यहाँ रखा, मकरान जो है वो जरदारी साहब खुद गए। और एक अभी ऐसा, पहले तो ये लगता था कि नून लीग काफ़ी आगे है, उसको कोई मैच नहीं है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की हालत बेहतर होती जा रही है और पीपल्स पार्टी के आने वाले दिनों में भी मेरे ख्याल में जरदारी साहब भी कोई दौरा रखें। और नून लीग की लीडरशिप की तरफ से अब तक कोई नहीं है कि कौन वो करें। और उसके साथ फिर अलाइंसेस भी हैं, ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नून लीग के कुछ जगह पर जो हैं वो नून लीग उनको सपोर्ट करेगी और नून लीग को वो सपोर्ट करेंगे। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी उनके साथ है, नेशनल पार्टी भी जो है वो नून लीग के साथ है। JUI कहीं पर सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी BNP के साथ है, कहीं पर नहीं है। उनके नेगोशिएशन शुरू हैं और किस तरह वो डायलॉग शुरू करके किस तरह सीट एडजस्टमेंट करते हैं ये, क्योंकि अभी विड्रॉल का टाइम है और उसके बाद जो है पता चलेगा। लेकिन अभी जब तक नज़र यही आ रही है कि तीन पार्टियों को काफ़ी इसमें एक बड़ी पार्टियां बन के उभरेंगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये नज़र आ रही है। जी शहजाद साहब, अलाइंसेस किसके होने जा रहे हैं या उसके इम्कानात है, या सीट एडजस्टमेंट किन किन जमातों की होगी? देखें, सीट एडजस्टमेंट सबसे पहले नेशनल पार्टी और JUI की स्टार्ट हुई। सरदार असलम बिजनजो साहब चाहते थे नाल से कि मुझे ये सीट मेरे हक में दस्तबरदार हो जाएं। JUI तैयार ही नहीं थी, वो कह रहे थे कि हमने पिछले इलेक्शन में हमने जीता है, आप कहीं और से कोई बात करें, कहीं और हम उस पर कर लेंगे। नहीं हुआ, वो सरदार अख्तर मैंगल और उनकी एडजस्टमेंट हो गई, वो उनको सूबे में सपोर्ट करेंगे। सरदार अख्तर मैंगल कौमी असम्बली के उस पर भी खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह पश्तूनख्वा JUI के साथ जो है उनका अलायंस बढ़ता जा रहा है और नेगोशिएशन और सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती जा रही है। ये अभी तक नज़र आया है और आपस में अभी तक बहुत मुश्किल में भी हैं नेशनल पार्टी और BNP, लेकिन दूरियां काफ़ी हैं, वो शायद अभी तक कोई उनकी एडजस्टमेंट नहीं है। शायद वक्त आने के नज़दीक आ जाए तो फिर वो मजबूर होकर मजबूरी में एक दूसरे के साथ कोई सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लें। पीपल्स पार्टी अभी तक बज़ाहिर नज़र नहीं आती है किसके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेगी। अभी तक पीपल्स पार्टी तो इलेक्टेबल्स पर ही भरोसा कर रही है, लेकिन शायद वो भी ठीक। इंडिविजुअल्स के साथ और शायद JUI के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करे। पिछले जी इलेक्शन में पख्तून बेल्ट से ANP भी कुछ सीटें निकाल के लाई थी, तो ANP की क्या पोजीशन है, और जो महमूद खान चकजई साहब से जो लोग अलग हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, और NDM की क्या पोजीशन है?
देखिए, अभी तक ये उनकी काफ़ी नज़दीक है, वो रिलेशन काफ़ी नज़दीक हैं आपके। जो खुशहाल ग्रुप है पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी का, बल्कि अभी उन्होंने अपना एक ग्रुप का नाम भी चेंज कर दिया, वो और एएनपी करीब हैं। एनडीएम जो है वो उनके साथ हैं। मुझे एनडीएम के कोई ज़्यादा नहीं लगता कहीं पर कोई कहीं से उनकी कोई ऐसी मजबूत पोजीशन नहीं है। अलबत्ता खुशहाल ग्रुप और एएनपी मिल के अगर कुछ करे तो उनकी कोई अपनी कोई वो परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं उस एरिया में। कोयटा के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, और ख़ासकर नॉर्दर्न जो एरियाज़ हैं, यानी इसके पश्तून एरियाज़ के, वहाँ वो कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, जेयूआई क्योंकि काफ़ी वो उनके पॉकेट्स हैं, वो और पश्तूनख्वा मिल जाएंगी तो तक़वियत थोड़ी बहुत मिल जाती है पश्तूनख्वा को भी और जेयूआई को, बल्कि ज़्यादा। और पश्तूनख्वा जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कि जेयूआई के नज़दीकी सी उस अलाइंस में वो फ़ायदा उठाएं उससे। बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। पख्तूनों का ज़िक्र शुरू हुआ है तो चलते हैं पख्तूनों के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। इस्माइल ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल ख़ान साहब, बताइए खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? कौन सी पार्टी ज़्यादा मुतहर्रिक है? किसका चांस है इक़्तिदार में आने का? अच्छा, यहाँ पे सलीम साहब, एक इशू जो है वो ये है कि जब तक नॉमिनेशंस जो हैं वो फाइनल हो के और विड्रॉवल स्क्रूटनी के बाद जब वो नामजदगी जिनकी हो नहीं जाती, पार्टीज की तरफ से टिकट नहीं जारी हो जाते, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा काबिल अज़ वक्त हो जाएगा। इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि एएनपी कैंपेन कर रही है, जेयूआई जो है वो उनको बहुत बड़ा मसला हो रहा है। मुझे जो है हैरत ये हो रही है कि अब तकरीबन 1 महीना रह गया शायद इलेक्शन में। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और ये दिसंबर भी ख़त्म हो रहा है, जनवरी का महीना रह जाएगा। अभी तक मुझे वो माहौल नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन का। बड़ी वजह जो शायद ये है कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं, तो हमारे कोई 72% जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो सेंसिटिव डिक्लेयर हुई हैं। पूरा साउथ का जो बेल्ट है, इस वक्त हमारा डीआई खान, टांग और साथ में लकी मरवत, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। आपको पता है, मेरी कल भी जेयूआई के लोगों से बात हो रही थी, वो काफ़ी परेशान है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। बाजौड़ में वहाँ पे तो उनको बाकायदा दाइश की तरफ से पैम्फलेट्स तकसीम हुए हैं, दीवारों पे लगे हुए हैं कि जेयूआई के आपने जलसों में वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं करी। तो इनकी उनके लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी एक चैलेंज है। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक लेटर आया था कि जी एमल वली खान साहब को थ्रेट है और मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट है। तो इन हालात में कैंपेन्स उस तरीके से हो नहीं पा रही, वो माहौल नहीं बन पा रहा। दूसरा, पीटीआई का जो है वो जब तक मेरे ख्याल में जब तक ये सिंबल का इशू रिजॉल्व नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है। और अगर तो इलेक्शन सिंबल का फैसला हो जाता है, उनके खिलाफ चला जाता है, तो फिर उनको मजबूरी है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर ये जो तासुर है कि जी परवेज खटक साहब को चीफ मिनिस्टर लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो उनके लिए मसला आसान हो जाएगा इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के गवर्नमेंट बनाने का। अदरवाइज तो उनका मुझे हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि वो अपनी इतनी सीटें निकाल लेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकें। अगर तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि शायद जो भी गवर्नमेंट हो अच्छा, ये अलायंसेस पे बाद में बात करते हैं। इस्माइल खान, ये बताइए कि सिक्योरिटी थ्रेट किन किन जमातों को ज़्यादा है? और पीटीआई को स्टेट की तरफ से तो मुश्किलात होंगी, लेकिन पीटीआई को सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये कि थ्रेट तो ऑब्वियसली जेयूआई को थ्रेट है। दो किस्म के थ्रेट्स हैं। एक थ्रेट दाइश की तरफ से, वो डायरेक्टली है टारगेटेड जेयूआई की तरफ। उनको पता भी है जेयूआई को, उनको मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत मुश्किलात हैं। तो ठीक। खासकर आपको जब इन हालात में, जहाँ पे आपको पता हो कि साउथ में जेयूआई का वोट बैंक ज्यादा है, बाकी जगहों से शायद वो सीटें तो निकाल लेंगी एक दो, लेकिन उनका ज्यादा दारोमदार सदर्न जो है हमारे रीजन, उसमें ज्यादा उनका वोट बैंक ज्यादा है, वहां पे उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं। तो एक तो वो है। और टीटीपी का जो थ्रेट का वो है, वो एमल वली खान साहब एएनपी की तरफ ज्यादा है। वो अपनी मीटिंग्स तो कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वर्कर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जो मोबिलाइजेशन, जो कैंपेन आपको नजर आती है नॉर्मली इलेक्शन में, वो उस किस्म की चीज नहीं हो रही।
पीटीआई का क्यों नहीं हो रहा? तो पीटीआई का चूंकि देखें, उससे पहले जो उनका जो था ड्रोन्स के खिलाफ उन्होंने कैंपेन की, फिर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि जी पेशावर में उनका ऑफिस हो, उनके साथ मुज़ाकरात हो। आखिर तक इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, जनरल फैज साहब लीड कर रहे थे निगोशिएशंस के लिए पीटीआई टीटीपी के साथ काबुल में। तो वो एक चीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उन्हें आपको याद होगा कि उन्हें फंडिंग भी की। परवेज खटक साहब ने जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ पे दारुल उलूम कानिया को काफी ठीक ठाक फंडिंग की थी। और उनका एक था कि सिलसिला के किसी तरीके से पीटीआई को बचाया जा सके, और उस मुद्दमली में उस वक्त वो कामयाब भी हुए थे, क्योंकि पीटीआई को कोई थ्रेट नहीं था। उन्होंने कैंपेन भी ठीक ठाक की, सारा कुछ किया। इस वक्त हालात थोड़े से बदले हैं। उनको अगर उम्मीदवार जो अगर आते हैं सामने और सिंबल का अगर इशू रिजॉल्व होता है, लेकिन ये सिंबल का इशू सलीम साहब सिर्फ पीटीआई का नहीं है। अगर उनका मसला रिजॉल्व होता है तो उसके साथ लिंक्ड है एनपी का। उन्होंने फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व किया है। तो वो हैदरुद्दी साहब ने बात की भी है, ओपनली बात की है कि शायद बैलेंसिंग एक्ट हो कि अगर पीटीआई को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता तो एनपी का जो इलेक्शन सिंबल है वही इलेक्शन के हवाले से, कि पार्टी के इंतखाबात के हवाले से, तो उनको भी डिनाई कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा एनपी के लिए। अच्छा, अगर किसका इम्कान है इत्तेहाद हो जाने का? किन दो जमातों के माबैन या तीन जमातों के माबैन उसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं कि नहीं? और अगर यहाँ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होती तो किस किस के माबैन सीट एडजस्टमेंट का इम्कान ज़्यादा है? इस वक्त तो सीट एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ एएनपी और जेयूआई का हो रहा है। फॉर्मली उन्होंने उनकी बातचीत हो रही है इस हवाले से। बाकी जमातों का अभी उन्होंने कोई सिलसिला शुरू नहीं किया। मेरे ख्याल में सारा मसला इसी से अटका हुआ है कि एक दफ़ा नॉमिनेशंस फाइनल हो जाए और टिकट्स इशू हो जाए, तो फिर उसके बाद वो देखेंगे कि किसके साथ कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है और उसके साथ क्या मामला करने हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया इस्माइल ख़ान साहब। और नाज़रीन, ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बता दी, उसमें मैं एक इजाफ़ा करता चलूँ कि हालात जेयूआई के लिए इतने ज़्यादा शायद संगीन है। अमूमन मौलाना फजल रहमान साहब की शादी ब्याह की जो भी तकरीबात होती थी तो वो DI खान में हुआ करती थी, लेकिन कल उनके बेटे की शादी इस्लामाबाद में उसके वलीमे की तकरीब हुई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला है खैबर पख्तूनख्वा में। एक मुख्तसर सी ब्रेक, उसके बाद सिंध और पंजाब का तस्करा होगा और मरकज़ का तस्करा होगा। हमारे साथ रहिए, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हम जायज़ा ले रहे हैं इंतखाबात की तैयारियों की और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी की क्या पोजीशन हो सकती है। और इस वक्त हम सिंध की सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं कराची, जहाँ पर मौजूद है अब्दुल जब्बार नासिर साहब। जब्बार नासिर साहब, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है सिंध में? क्या इंतखाबात की सरगर्मियाँ हो रही हैं? किस किस का अलायंस हो रहा है? कौन सरगर्म है, कौन खामोश है? क्या सूरत हाल है? देखें, सिंध में अगर इंतखाबी सरगर्मियों की बात करें तो इस वक्त तकरीबन पूरे सिंध में बहुत ज़्यादा सरगर्मियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त तवज्जो का जो मरकज़ है वो कराची है। मजमूई पर सिंध की बात करें इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो जमातें हैं वो मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बाकायदा कोई इंतखाबी अलाइंस का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बातचीत चल रही है जिसमें मुस्लिम लीग नून है, MQM है, ग्रैंड अलाइंस है जो GDA है वो है, डेमोक्रेटिक ग्रैंड अलाइंस वो है। अच्छा, इसी तरह जो है ना JUI है। ये मिलकर जो है ना एक इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी का दही सिंध, जिसको अंदरूनी सिंध भी कहते हैं लोग, उसमें और कराची, बिलखुसूस कराची में एक बड़े अंदाज में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के मुकाबले में वो तनहा इस वक्त इलेक्शन में मौजूद है। और वो दही सिंध में तो बज़ाहिर उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। और शहरी सिंध में भी मेरे ख्याल से अगर कोई बड़ा अलायंस बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी काफ़ी टफ टाइम देगी। जी रईस अंसारी साहब, ये बताइए कि पंजाब की सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, पंजाब में तो अगर आप देखें तो दो पार्टियां हैं सिर्फ, एक है मुस्लिम लीग नून और दूसरी है PTI, और दोनों पार्टियां बहुत ज़ोरों में हैं।
लेकिन अगर ये देखा जाए जितनी भी पार्टीज़ हैं अगर उनमें आज़ादाना तरीके से जो काम कर रहे हैं वो तो नून कर रही है। दूसरी साहब बात ये है कि जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में हमेशा अगर असम्बली तहलील हो तो एक डेट ऑटोमेटिक सामने आ जाती है, लेकिन अब डेट आ चुकी है और 40 दिन बाकी रह गए हैं, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है ना वो हलकों में नज़र नहीं आ रही। जबकि इस बात का भी सबको बखूबी इल्म होता है, इसमें नून लीग है या PTI है, तो इनके जो उम्मीदवार हैं 80% वही होते हैं जो पहले कामयाब हो चुके होते हैं या ज़ोरदार होते हैं। उन्होंने भी अपनी कैंपेन शुरू नहीं की। जिस तरह फ़र्ज़ करें वो नून लीग में एहसन इकबाल साहब हैं, नवाज शरीफ ख़ुद खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इनकी तो पेट सीटें हैं, इन्होंने इलेक्शन में लड़ना है, तो अभी तक कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आई। लेकिन इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें नून लीग और PTI है, लेकिन PTI का जो है आपके सामने है कि उनके ये समझ भी नहीं आ रही कि कागज़ किसने जमा कराए और किसने जमा नहीं कराए, और बड़ी मुश्किल से कोई नाम हासिल करने पड़ रहे हैं। और जो हमारे सामने नाम आए हैं उनमें भी काफ़ी ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल जो आज लास्ट डे है इस सिक्योरिटी में वो रह जाएंगे, हत्ता कि बानी PTI भी मुझे लगता है कि वो उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने फरमाया कि दो पार्टियों का मुकाबला है या दो पार्टियां हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में भी किसी जगह मुकाबले की पोजीशन में नहीं है? देखिए पीपल पार्टी जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद 1-2 सीट होती हैं, राजा परवेज़ अशरफ है, तो इनकी जो 1-2 ख़ानदानी सीटें कह लें जो उनके बड़े एरिए हैं, उन 2-3 सीटों के अलावा कहीं ज़ोर नज़र नहीं आता। अब लाहौर में NA 127 से बिलावल साहब खुद हिस्सा ले रहे हैं और उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो असलम गिल हैं जो लाहौर के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, तो एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। बिलावल साहब अच्छे वोट ले सकते हैं, लेकिन उनके सामने अता तारड़ हैं, और दूसरा अगर वो उसका दें PTI के अगर कोई उम्मीदवार सामने है तो अभी तक 1, 2, 3 में सामने नहीं आया, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार होगा। तो इस लिहाज से पीपल पार्टी जो है पंजाब में उस तरह नहीं है। आप उन्हें देखें जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें सूबाई उनकी 7 सीटें थीं और 371 में से 7 सीट्स कितनी हैसियत रखती हैं। तो पीपल पार्टी का पंजाब में नहीं है, पंजाब में 2 ही पार्टी हैं, नून लीग है और PTI है, लेकिन इस वक्त नून लीग है। और साफ़ी साहब मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि जिस तरह आपने पहले पूछा कि इलाक़ किससे हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट किससे हो रही है, तो नून लीग इस वक्त ख़ुद भी मुश्किल में है। नून लीग बहुत ज़्यादा सीट एडजस्टमेंट पे नज़र आ रही है, GOI से भी कर रहे हैं और MQM से भी कर रहे हैं, और जो पंजाब में सबसे बड़ा मसला है वो IPP का है। उन पर जो मेरी ज़राए हैं उन पर दबाव है कि IPP को सीट्स दी जाए, और IPP के जो रहनुमा हैं उनका ये दावा है या उनको यकीन है इस बात का कि हमें 15 के करीब MNA और 30 के करीब MPA की सीटें पंजाब में मिल जाएंगी। अगर इतनी सीटें एडजस्ट हो जाती हैं तो आप सोचें कि मुस्लिम लीग नून का अपना वजूद कहाँ रहेगा। अगर जो लोग सीटें जीतते हैं उसके बाद में पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, अभी तक कोई बड़ा सीट एडजस्टमेंट सामने नहीं आया, वो बाद में किसी से अलाग करे गवर्नमेंट बनाने में और बात है। लेकिन तहरीक किस हद तक असरअंदाज होगी इलेक्शन पे? तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ मैं जी। तहरीक लब्बैक जो है ना एक वो भी असरअंदाज होगी, उनका बड़ा अच्छा वोट है और हर हल्के में उनको 7 से 8 से 10 हज़ार वोट पड़ता है, और ये वो वोट है अगर तहरीक लब्बैक को ना हो तो अल्टीमेटली वो PTI को तो नहीं जाता, वो फिर अगर जहाँ उनको उम्मीदवार ना हो तो वो फिर नून लीग की तरफ जाते हैं। तो उनकी एक अच्छी तीसरी बड़ी पोजीशन कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी पोजीशन अगर वोट के एतबार से लिया जाए तो उनकी तीसरी बड़ी पोजीशन बन जाती है, पीपल्स पार्टी की नहीं बनती, क्योंकि अगर तनासुब वोट का लिया जाए, सीट बेशक उनकी एक थी पिछली बार, लेकिन वोट का तनासुब अगर लिया जाए तो नून लीग PTI के बाद तहरीक लब्बैक का वोट बनता है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ये फैसला तो कर चुकी है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन होगा या होगी? देखिए 2 सूरतें हैं जी कि अब तो जिस तरह आज क्लियर हो जाते हैं नवाज शरीफ के कागजात, फिर तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ होंगे। अच्छा। और अगर ये दूसरी सूरत हाल होती है कि अगर नवाज शरीफ कागज़ किसी तरह उनके जो चल रहा है कि जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आप नाअहली 5 साल की हो गई है, ख़त्म नहीं होती, अगर उनके कागजात मंजूर ना होते या ट्रिब्यूनल से फ़ैसला होगा, अगर ऐसा फ़ैसला होता है कि उनके कागजात किसी वजह से ट्रिब्यूनल में जाते हैं या उनको नई इलेक्शन लड़ने दिया जाता, तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होंगी।
तो ये इनका जो मेरे सोर्स हैं वो इस तरह जो है वो बता रहे। मैं साफ़ी साहब आखिरी एक और बात करूँ, जो मैंने बात की थी आपको सीट एडजस्टमेंट की, जहाँ IPP का मसला है वहाँ काफ लीग को भी उन्होंने सीटें देनी हैं। और एक भावलपुर से तारिक बशीर चीमा और गुजरात से सालिक या चकवाल से जो भी होगा सालिक हुसैन और MP की शाफी हुसैन, ये तो देनी ही देनी है उन्होंने। लेकिन उनका भी है कि 3-4 सीटें मांग रहे हैं। आप खुद देखेंगे अगर इधर IPP को दे दें, उधर काफ लीग को दे दें, तो नून लीग के पास अपना पीछे रह क्या जाएगा। तो इस पर नून लीग को खुद बड़ा मसला है। लाहौर में अलीम खान मांग रहे हैं एक सीट लाहौर में दे दें तो उनकी एक सीट कम हो जाएगी। ओन चौधरी मांग रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है 2-4 दिनों में क्लियर होगी। ठीक, ये सूरत हाल 2-4 दिनों में क्लियर होगी। ज़रा सिंध की सूरत हाल हम जानते हैं और मौजूद है हमारे साथ अब्दुल जब्बार नासिर साहब। नासिर साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगले इंतखाबात के नतीजे में भी सिंध पीपल्स पार्टी ही के पास रह जाएगा, या कि इस बात का कोई इम्कान है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल जाए? सलीम साफी साहब, अभी तक की जो सूरत हाल है उसको हम अगर मद्देनजर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कल के बारे में तो क्या थोड़ी देर बाद के लिए बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है अगर उसको हम मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी मजीद मुस्तहकम होकर आएगी, उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर यही सिचुएशन रहती है तो पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर, और बैद नहीं है कि वो सिंध असम्बली में 2/3 अक्सरियत ले ले। जो हल्का बंदी को हम मद्देनजर रखते हैं, उनकी मुहिम को मद्देनजर रखते हैं, उनके इंतखाबी अमल को मद्देनजर रखते हैं, तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो बहुत बेहतर मुस्तहकम नज़र आती है। अलबत्ता दही जो शहरी सिंध है, जैसे हैदराबाद है, कराची है, यहाँ पर थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को मुकाबले का सामना होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक की जो पोजीशन है, अगर आप ये कहें तो पीपल्स पार्टी 2018 के मुकाबले में, अगर रियल इलेक्शन जो थे उसके मुकाबले में भी बहुत ही बेहतर पोजीशन में होती। और जो RMS बैठ गया था उसके बावजूद भी जो उसके मुकाबले में तो तकरीबन 100% उसकी पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, ये जो अलायंस बन गया है या बनता जा रहा है, उसमें हमने देखा कि अभी तक मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन भी सीटों की तकसीम पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। तो JUI GDA और ये चारों जब मिल जाएं तो क्या इनके दरमियान सीटों की तकसीम प्रॉपर तरीके से हो सकेगी, या कि ये इत्तेहाद टूट भी सकता है? देखें साफी साहब, जो MQM और नून लीग की अगर बात करें तो ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ मैं कि इनका जो मामला तकरीबन बिल्कुल 99% तय हो चुका है। ये जो अभी थोड़ी सी बातें चल रही है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि अभी कागजात नामजदगी के जो मंजूरी का है वो हतमी तारीख भी आज है, उसका है, फिर उसके बाद विड्रॉल की डेट है। उस हद तक लोग अपनी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हैं, वरना तो मेरे ख्याल से नून लीग और इनका जो है ना तकरीबन तय हो चुका है। यही सूरत हाल JUI और MQM की भी है और GDA की भी है। इनकी सीटें मखसूस है। जो हमें बात नजर आ रही है, जो हमारे पास मालूमात मिल रही है, उसके मुताबिक तो तकरीबन मामला इनके काफी हद तक तय हो चुके हैं। अलबत्ता मेरे ख्याल से सब इस वक्त सूरत हाल कहीं और देख रहे हैं। ये बिलखुसूस GDA के बारे में मेरा जाती ये तजिया है कि वो इस वक्त किसी जगह नहीं देख रही है कि वहां से उनको क्या इशारा मिलता है, कि वो हिट मिलता है कि नहीं मिलता है कि जी आप फाइनली वहां चले जाएं। तो ये इस वक्त इंतजार है। बाकी तो मेरे ख्याल चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एजाज़ सईद साहब और हसन अयूब साहब। एजाज़ साहब, अब तो सिर्फ 40 दिन रह गए, कागजात नामजदगी जमा हो गए, स्क्रूटिनी भी हो गई, इसके बावजूद हर दो बंदे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये सवाल क्यों करते हैं कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं? सलीम भाई, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के माहौल को घेरे हुई है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। और इसी वजह से आम आदमी को अभी भी यकीन नहीं आता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल डेवलप नहीं हो सका। आज देखिए
38 डेज़ प्रिसाइसली रह गए हैं आम इंतखाबात को। आप इस्लामाबाद से लेकर कराची तक चले जाएं और इधर खैबर तक चले जाएं, इलेक्शन का माहौल क्यों नहीं बन रहा? उसकी वजह ये है सलीम भाई कि लोग जो हैं बड़े मायूस हैं और इंतखाबात, आप ये बात कर रहे हैं ना माहौल नहीं होगा, इंतखाबात से 10-15 दिन पहले 20 दिन पहले ये माहौल बन जाएगा, लेकिन इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, ये जो क्राइसिस है ना पॉलिटिकल क्राइसिस, ये ख़त्म नहीं होगा। इंतखाबात हो जाएंगे, इंतखाबात के नताइज हो जाएंगे, शायद नई गवर्नमेंट भी बन जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस माहौल में जो इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इन नताइज को, इसके नताइज को एक पार्टी तस्लीम नहीं करेगी शायद पीटीआई, लेकिन वो पार्टी बड़ी अहम पार्टी है, लेकिन, ऐसी पार्टी है। लेकिन 2018 के इंतखाबी नताइज को इस एक पार्टी के सिवा तमाम बड़ी जमातों ने मुस्तरद किया था, और बड़ी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, तो इवन ANP ने जी मुस्तरद किया था। और फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर इंतखाबात के हवाले से एक कमेटी कायम की गई थी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में। क्या जो बाकी सारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUF, क्या उन्होंने उस पार्टी का दूसरा इजलास भी मुनक्कद किया था? क्या उसकी तहकीकात इन्होंने कराई थी? क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए? नहीं, तो यही PTI के मामले में भी नहीं हो सकता है कि हल्ला गुला हो जाएगा और फिर बस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे। भाई, क्या हकीकत को तस्लीम कर लेने से जो लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हैं उनका मुदावा होगा कोई? मेरा नहीं ख्याल कि उनका मुदावा होगा कोई, और मेरा ये ख्याल है कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रही हैं अभी, और उनको। जी हसन, आपका इसके बारे में क्या? मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, एजाज़, आपको लगता है कि PTI बतौर जमात इंतखाबात में होगी? पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, 100% आप श्योर हैं? नहीं, मैं हसन जो बात कर रहे हैं ना कि वो इंतखाबात में होगी या नहीं होगी, बतौर जमात नहीं, बतौर जमात मैं एक बात करूँ, वो शायद इंतखाबात में नहीं होगी, और ना कोई चाहता है कि वो इंतखाबात में हो। लेकिन क्या जो लोग ये चाहते हैं कि वो इंतखाबात में हो, ये इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी? नहीं, सवाल तो ये है ना कि उनके अपने अमाल देख लेना, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस किस्म के उन्होंने कराए हैं, बोगस किस्म के, जब उनको पता है कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है, तो ऐसे में इस किस्म के जिसमें इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तगी हैं, आपने वो जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं, और फिर आप वो देखेंगे जनाब, आप पेशावर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उस वक्त साहब मौजूद थे जिन्होंने उस केस को टेकअप किया, वो खुद फरमा रहे थे, जज साहब जिनका नाम जो है वो शायद कामरान हयात नाम है, जस्टिस कामरान हयात, उन्होंने ये दौरान समात बोला कि ये केस ये DB का बनता है। फिर भी उन्होंने उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर दिया। एक जज खुद कह रहा है जी ये मेरे मुतलका केस नहीं है, ये 2 जजेस का केस बनता है, और उनके ऊपर एतराज़ भी कर रही है अटॉर्नी जनरल ऑफिस। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब या डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब हम मौजूद थे, वो उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, इवन देन वो फैसला कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये फैसला जो, अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं और हाई कोर्ट को भी, और इन मामलात को बेहतर जानते हैं, अल्टीमेटली तो इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आना है। आपका अंदाज़ा और तज्जिया क्या है कि PTI को आखिरी नतीजे के तौर पर बैट का निशान मिल जाएगा या कि नहीं? सलीम भाई, बात बड़ी सिंपल है, जजेस भी पब्लिक परसेप्शन पे चलते हैं कि हम ये फैसला करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इंसाफ और कानून के मुताबिक अगर फैसला करें तो बैट नहीं रहता। PTI बतौर जमात नहीं जा सकती इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जिस शख्स ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है, जो कि सेक्रेटरी जनरल PTI है, उसकी अपनी तकर्री कानून के मुताबिक नहीं है। जो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक ज़ाब्ता तरीक़ाकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PTI, उसके मुताबिक उसको हटाया नहीं गया। और फिर एक शख्स को जिसको उन्होंने अपॉइंट कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इंतखाबात नहीं करा सकता था। और प्लस जो इंतखाबात कराए हैं आधे घंटे के अंदर सिर्फ KP के अंदर, तो बाकी क्या पार्टी सिर्फ KP की है? खाली KP की पार्टी के तौर पर रजिस्टर होती तो फिर तो कोई इशू नहीं था इतना। लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि जी ये तो बाकी जमातों के भी, मुस्लिम लीग नून के भी इंतखाबात इसी तरह होते हैं, पेपर वर्क होता है, पार्टी की पेपर वर्क होता है, सवाए जमात इस्लामी के तमाम सियासी जमातों का पेपर वर्क है। लेकिन फिर कितनी सियासी जमातों के अपने कारकुनान जाते हैं इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ, कितने कारकुनान उसमें जो है पटिशनर बनते हैं, फिर कितने कारकुनान जो नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए जाते हैं, लाइक अकबर एस बाबर साहब, और फिर उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए जाते। तो सर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना, अपनी अदाओं पर गौर नहीं कर रहे। जितने बड़े बड़े वकील, जितने बड़े बड़े नाम हैं, यानी उनकी ऊपर मुझे तो ताज्जुब है कि वो फिर अपने क्लाइंट्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। हम उनको भारी भरकम फीसें भी देते हैं और उनकी कारकर्दगी ये। लेकिन आपका क्या मालूमात क्या है, तज्जिया क्या है कि आखिर में बल्ले के निशान के साथ PTI इलेक्शन में जाएगी या कि बल्ले के बगैर? मुझे नहीं लगता कि बल्ले के निशान को अलाउ किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि बल्ले का निशान PTI के लिए लेना जो है
वो बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगर कुछ जजेस जो फैसला करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि वो जजेस फैसला करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या फ़ैसला करेंगे, मैं अपने क़यास के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो जजेस क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ कर लें वो जजेस फ़ैसला करते हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाएगा। मुझे ये बताइए कि जिस तरह कैंडिडेट्स से पुलिस वाले आते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर छीन लेते हैं, तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा वो गायब हो जाते हैं या गायब हुए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये इलेक्शन के प्रोसेस को हम डैमेज नहीं कर रहे? क्या हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं डैमेज कर रहे? और दूसरी ये हसन ने जो बात कही ना कि जी उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत करवाया और जो पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्हें नहीं सुनना चाहिए था, उन्होंने खुद वो बात की, पार्शली ये बात ठीक कर रहे हैं। 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right। आपने 2018 में एक सियासी जमात को पीछे धकेला, गलत किया। आप 2024 में एक दूसरी सियासी जमात को पीछे धकेल रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। ना वो ठीक था ना ये ठीक था। उस वक्त जो है, उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त बहुत सारे दोस्त हमारे इसी तरह की दलीलें देते थे कि जी कानून के मुताबिक तो ये बिल्कुल है, ये तो इस पार्टी ने बड़ा गलत काम किया है, इनसे तो इनका शेर का निशान है, वो भी ले लेना चाहिए। उस वक्त जो दलाइल थे ना कानूनी, इस तरह के मौजूद थे, और आज वो दलाइल मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बताएं इलेक्शन कमीशन में कितने हैं? इनसे पूछें टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है इलेक्शन कमीशन में, जरा बताएं मुझे। टोटल 47 है, जो इसमें मुस्लिम लीग नवाज की कंप्लेंट्स भी शामिल है, जिसमें पीटीआई की कंप्लेंट्स भी हैं, पीपल्स पार्टी की भी हैं, यानी तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन में 47 हैं। और कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया गया। और एक और बात सुन लें जी, कहते हैं जी कि वहां पर हमारे जो स्क्रूटनी का अमल है अब उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन एजाज दूसरी तरफ तो हमने देखा कि मफरूर लोगों के भी कागजात नामजदगी जमा हो गए। अच्छा, ये सलीम भाई मेरी यार सुने, ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल मफरूर लोगों के भी हुए हैं जमा, और जो इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा भी अपनी जगह मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए 2 wrongs कैनॉट बी 1 right। जो हसन अयूब ने बात की ना कि जी एतराज़ात कितने हैं, बिल्कुल 47 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप चले जाएं डस्का में चले जाएं, वहाँ पर वो फार्मर ISI अफसर थे ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, उनका सगा भाई इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के तौर पे सामने आता है और उसके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उठा लिया जाता है। क्या ये इस बात की लामत नहीं है? यहाँ पर गुजरात में चले जाएं, चौधरी शुजात हुसैन की बहन के साथ क्या हुआ। देखिए बाज़ ऐसे हल्के और बाज़ ऐसी शख्सियात हैं जो मार्क्ड हैं। मैं ये कहूँगा जो बात है ना कि जो 47 है, मुझे ये फरमाएं कि एक भी हो, ये जो काम हुआ है ये क्या ठीक हुआ है? क्या हमारे हसन इसका जवाब दे देंगे, लेकिन उससे पहले एक जो मुस्लिम लीग नून या इस तरह की जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो तारीफ़ कर रही है, वो ये कहती है कि भाई आपने पिछले इलेक्शन में और उससे पहले और उसके बाद कुछ जमातों को मार मार के जो हाथी थे ऐसे उनको चूहा बना दिया, और एक चूहे को पिला पिला के उनको हाथी बना दिया। तो तब ये इंसाफ का तकाजा ये कि पहले उसको बैलेंस कर लो। जो अनड्यू फेवर आपने उनको दिया है, मसलन आपने ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब की बात की, उन्होंने नैब के दौर में क्या कुछ किया, फिर पिछले दौर में क्या किया, तो वो ये कहते हैं कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे जो जुर्म है उसको भी माफ़ कर दें। देखिए जुर्म तो सलीम भाई ना माफ़ होना चाहिए और ना माफ़ किया जाना चाहिए। जुर्म तो जुर्म है, ना होगा वो ना होगा। हमारे जो माफ़ करने वाले हैं ना, इनका भी कुछ पता नहीं लगता। आज आप उनके मुजरम हैं तो कल कल पता नहीं लगता, आप हाथ मिला के डील कर लेते हैं। ये हमारी तारीख है ना, अनफॉर्चुनेट बिटर रियलिटी है। इशू देखिए सलीम भाई ये नहीं है, इशू ये है कि जो आज नून लीग सियासत कर रही है, मुझे ये बता दें ज़रा, पब्लिक में तो जाकर दिखाएं। पब्लिक में जाके आप भी सलीम भाई जाते हैं, आपको भी पता है नून लीग का क्या हाल है, पब्लिक में क्या हाल है। आप उनके जो मद्दे मुकाबले हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नून लीग शायद पंजाब से जीत जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी जो मद्दे मुकाबल जमात है उसको तो खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा। आप मद्दे मुकाबल को बांध लें और ये तो फिर जाती है, ये तो इलेक्शन ना। सर एक बात तो मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है कि भाई डील हो जाए और 9 मई को माफ कर दिया। डील नहीं होगी, मैं इस केस में डील नहीं समझता हूँ होगी। अगर 9 मई को हमारी रियासत ने माफ कर दिया तो फिर माफ कीजिएगा, फिर 9 मई एक दफा नहीं हुआ, फिर बार बार होगा, तो फिर भुगते। अगर उन्होंने डील ही करनी है और डील करने की तारीख जिस तरह एजाज सही साहब बता रहे हैं,
तो फिर अगर उन्होंने माफ़ करना है 9 मई को, तो अभी तो पीटीआई ने किया, फिर हो सकता है JUIFA करे, नहीं फिर हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज करे, फिर TTP को माफ़ कर दें। अगर आपने ये करना है तो अगर उन्होंने करना है तो मुझे नहीं मालूम, वैसे इस वक्त तक जो मेरी इत्तला है वो माफ़ करेंगे नहीं, आज तक का तो उनका आज मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो लोग उसमें मुलविस नहीं हैं तो उनको तो वो फ्री हैंड देना चाहिए ना। अब ये बात, अब सर एक बताएं, हसन नियाज़ी साहब जो हैं उनको वो कहते हैं जी कि हमारा 9 मई वाले से ताल्लुक़ नहीं है, फिर हसन नियाज़ी साहब को टिकट जारी कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, और फिर कह रहे हैं जो कुछ उनके साथ हो रहा है ज़्यादती हो रही है, तो या तो उनके साथ ताल्लुक़ रखें या इजहार लाताल्लुकी करें। ये दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं होता कि वो हमारा है भी और नहीं भी। जो पीटीआई कर रही है वो कह रही है ये हमारे लोग हैं, कभी कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, तो ये दरमियान में बीच में खिलना चाह रहे हैं, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब दुनिया को नज़र आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। जहाँ तक इनकी मकबूलियत की बात कर रहे हैं कि हल्कों में जा नहीं सकते क्योंकि सप्रेस है पीटीआई, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बैट उनके पास आ जाए और इवन देन और लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो कहता था बेहतर था कि इमरान खान बाहर होता और ये विक्टिम कार्ड ना प्ले कर सकता, ये अपनी प्रोग्रेस बताता कि मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम क्या किया है। आज तो बेचारे बन चुके हैं ना, जो वोट मिलेगा बेचारों को मिलेगा, कारकर्दगी पर नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नवाज के पास ऑन दी अदर हैंड दे हैव मच टू सेल, उनके पास कारकर्दगी है और उनके पास 16 माह का बैगेज भी है। इन PDM के अंदर जो उनका बड़ा शेयर था चंक का, मतलब जो लिया उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर और बतौर फाइनेंस, 16 माह ने बेड़ा गर्क कर दिया, 16 माह ने उनको बिल्कुल डैमेज किया। लेकिन वो डैमेज करने के बावजूद भी पंजाब में ये हालात नहीं है कि कोई मतलब उसके ऊपर से गुजर जाएगी पीटीआई को जो है ना, आज अगर इमरान खान अगर क्लियर बाहर हो तो मेरे ख्याल मुताबिक पोजीशन उसकी ज़्यादा कमज़ोर होनी थी। ये तो फ़ायदा हुआ है पीटीआई को, इन हालात का इनको फ़ायदा हुआ है क्योंकि ये इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इतना मजलूम करके अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिलाल विर्क साहब का ट्वीट देखा था ना आपने, जो उमर अयूब साहब ने किया था बिलाल विर्क साहब के हवाले से कि उनकी आंख जख्मी हुई है, और सेक्रेटरी जनरल जो है पीटीआई का कह रहा है कि जो है ये पुलिस ने कागजात नामजदगी के वक्त तशद्दुद किया। बाद में उसकी अपनी एहलिया कह रही है कि भाई ये पुराना हुआ है, 8 दिसंबर को उनका ऑपरेशन हुआ था एक्सीडेंट के बाद, तो ही इज़ रिकवर्ड, ही इज़ फाइन। तो झूठ जब ये खुद फैलाते हैं तो फिर इनके सच पर क्यों यकीन करे कोई। अच्छा एजाज, आपको अब इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक व शुबा तो नज़र नहीं आता? सलीम भाई, मुझे कोई शक व शुबा नज़र नहीं आता और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन रोकने के लिए आज भी बाज़ ताकतें मुतहरक हैं, बहुत सारी जगहों पर ये जाके कन्विंस किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो उसके नताइज संभाले नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ 9 मई का जो वाक़या है उसमें देखिए 272 हलकों में कितने उम्मीदवार हैं जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं। उन तमाम जो भी उम्मीदवार हैं जो वाकई नॉमिनेटेड हैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये मैं तो कहूँगा कि आप तमाम लोगों को बराबर दें, नहीं जो कि आप दे नहीं रहे, आप बराबर मौके दे नहीं रहे, एक बात। दूसरी बात सलीम भाई, आज के दिन आप कर क्या रहे हैं? आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी मुतहरक है, इस पर भी कोई डाउट नहीं है कि बाज़ लोग, बाज़ जज साहिबान मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ के उनका पीटीआई के साथ और उनके चेयरमैन के साथ एक लिंक भी इस्टेब्लिश होता है। और वो लिंक क्यों इस्टेब्लिश होता है? वो लिंक इसलिए इस्टेब्लिश होता है कि उनके दौर में उनका कोई ना कोई उनसे रब्ता रहा है और वो भी उनको फेवर कर रहे हैं। ये बातें सारी अपनी ठीक है, लेकिन अगेन वो ये कहना है ना कि 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। मैं हसन की राय भी जानना चाहूँगा कि आपको तो अब इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक व शुबा नज़र नहीं आता? नहीं, इस वक्त तो ख़त्म हो चुका है। यानी जैसे एजाज़ ने कहा है, बात ठीक कर रही हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जिनकी ख्वाहिश भी है कि इंतखाबात ना हो, लेकिन इंतखाबात इंशाल्लाह ऑन टाइम इंटैक्ट हैं। दूसरी बात ये है कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का मुमकिन नतीजा आपके नज़दीक क्या होगा? बस वही जो बता रहे हैं एजाज़ सईद साहब कि लीडिंग जो पार्टी आएगी मरकज़ के अंदर वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर आप देख लें कि नहीं, ये फिर कैसे आएगी? वो तो एजाज साहब कह रहे हैं कि आप पंजाब में जाएं, बाहर मुस्लिम लीग नून के लोग निकल नहीं सकते। नहीं, ये बात मेरी बात ये नहीं कहा। इन्होंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए एक जमात को तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, हमारा इख्तलाफ ये है, और सपोजिटली चेयरमैन पीटीआई अंदर ना होते, बाहर होते और उनको अपनी कारकर्दगी अगर बेचनी पड़ जाती मजलूमियत की जगह, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होनी थी। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था। लेकिन दूसरी बात यह है कि पंजाब की हद तक जो IPP है
उनके साथ इनका जो है वो अलायंस होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन इतनी बड़ी सतह के ऊपर नहीं है। मेरे ख्याल से 10 से 15 जो मेरी इंफॉर्मेशन है नशिस्तें होंगी टोटल कौमी और सूबाई असम्बली की, जहां पर IPP और मुस्लिम लीग नवाज की आपस में इतफाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के जरगे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।